चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। क्या था हमारा टॉपिक? वेक्टर का मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया था ना, कि अगर मान बता दिए ना। चलो आओ ना, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक हम लोग। इसको बंद कर दोगे? कोई दिक्कत तुम लोग को? चलेगा इतना, ताकि गला ज़्यादा सुखाता है, बोलने में फिर दिक्कत होगा। हाँ, इसको क्यों बंद कर दिया? ये तो रखो ना तुम, ये मैं तो यहाँ खड़ा होता हूँ ना। तुम लोग के लिए तुम लोग जहाँ कंफर्टेबल हो चलाओ। सिर्फ मेरे हेड पे वाला बंद कर दो तो काम चल जाएगा। आ ही रहा। चलो बच्चों, ध्यान देना है सब लोग। हम लोग वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ना शुरू किए, तो मैंने आपको स्केलर का भी डिफिनीशन बता दिया कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर के बारे में मैंने बताया कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दे मस्ट ओबे लॉ ऑफ एडिशन, दैट इज एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ नोन बाय वेक्टर क्वांटिटी। If a physical quantity A which have magnitude and direction and obey law of addition, then the vector A then the quantity A will be said vector A। उसको वेक्टर A बोलेंगे। वेक्टर A को मैंने रिप्रेजेंट किया था कि A के ऊपर में हम लोग एरो लगा के मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि A आपका है वेक्टर, B वेक्टर अगर है, C वेक्टर, E वेक्टर, तो इन सारे के ऊपर में हम लोग क्या लगाते हैं? एरो लगा के हम इसके वेक्टर होने का रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। समझ गए? और मैंने आपको बताया था कि ये एरो के बारे में, आउटलेट क्यों हो गई, कि मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ एरो, ध्यान देना है कि लेंथ ऑफ एरो हमारा मैग्नीट्यूड को बताता है, और डायरेक्शन ऑफ या सिंबल ऑफ एरो जो है वो हमारा इसके डायरेक्शन को बताता है। समझ गए? कि लेंथ ऑफ एरो जो हमारा है वो क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन जो है हमारा एरो का वो वेक्टर के, या सिंबल जो हमारा है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। अब इतना के बाद हम लोग आगे फिर से आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे। चलो प्यारे बच्चे ध्यान दो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोगों को x, y और z तीन कोऑर्डिनेट मिले हुए हैं। x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव करके आप लोगों को मिला हुआ है। वेक्टर में क्या बोला गया कि आपका जो x पॉजिटिव और x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, z नेगेटिव ये रहेंगे। वेक्टर ने सिर्फ क्या किया कि x, y और z का उन्होंने एक डायरेक्शन दिया। क्या दिया? मैग्नीट्यूड तो पहले से ही है, कुछ ना कुछ तो आप उस पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसका मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आप उसमें डायरेक्शन दिए, और वह डायरेक्शन आपका है आई कैप, x के लिए, y के लिए है जे कैप, z के लिए है के कैप। बोले तो आपका ये x, ये y और ये z है ना, ये x, y, z, i, j, k, एंटी क्लॉकवाइज में i, j, k। समझ गए? तो यानी आपका i, j और k तीनों अगर तीन डायरेक्शन को, थ्री डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर में हैं। यानी i के डायरेक्शन में j का 90 डिग्री, j के डायरेक्शन में k का, i का डायरेक्शन में k का 90 डिग्री, और k के डायरेक्शन में i का। समझने में कोई दिक्कत? तो मैंने इसी को x इसको बोला, इसको y बोला और इसको z बोला, तो ये आपका i, ये आपका j और ये आपका k। x में आपका x पॉजिटिव और x नेगेटिव होता है, y में आपका y पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है,
Z में आपका Z पॉजिटिव और Z निगेटिव होता है, लेकिन डायरेक्शन जो है मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो आपका है वो सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजिटिव ही होगा। हम पूरब कह सकते हैं, हम पश्चिम कह सकते हैं, हम माइनस पूरब नहीं कह सकते हैं। समझ गए? तो हमारा ये आई कैप को माइनस आई कैप नहीं, फिर हम उस समय उस चीज़ को हम अलग से रिप्रेजेंट आपको करेंगे। समझ गए ना? तो ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। समझ गए? अब चलो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं P। पॉइंट लिए हम लोग P। इस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y। इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग क्या ले लिए? x, y। समझ रहे हो ना सब लोग? x, y का मतलब कि ये x एक्सिस से x डिस्टेंस पे है और y एक्सिस में y डिस्टेंस पे है। ठीक है? अब चलिए बाबू ध्यान देना है कि अब हम इसके ओरिजिन O से P को मिलाते हैं। तो पहले जो हमने सिर्फ पॉइंट लिया था तो उस पॉइंट का हमको लोकेशन पता था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या मिलता है हम लोगों को? लोकेशन। और उस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x, y से। ठीक है ना? किसी पॉइंट का अगर मैं एक यहाँ पॉइंट लिख दूं, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, इसके पास मैग्नीट्यूड है क्योंकि ये मेरे व्हाइट बोर्ड का वेरी स्मॉल एरिया को जरूर ऑक्युपाई कर रहा है, लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन है क्या? डायरेक्शन है क्या? डायरेक्शन है क्या? लेकिन मैं यहाँ पे अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी साथ में ड्रॉ कर दूं तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका लोकेशन है। इसका लोकेशन है, हो सकता है x, y, 2, 3, 4, 2। हाँ या ना? अब चलिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ही आधार पे हम किसी बॉडी के स्ट्रक्चर और उसके स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी बॉडी को अगर रेस्ट में बोलेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ही बेस पे, किसी बॉडी को मोशन में बोलेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, किसी बॉडी के साइज को हम लार्ज या स्मॉल बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेस पे। अब जैसे मान लीजिए अभी मैं एक एग्जांपल्स दूं कि मार्कर का कैप जो है इस मार्कर के साइज के कंपैरिजन में स्मॉल है, लेकिन ये मार्कर का साइज स्मॉल है सर के हाइट के कंपैरिजन में। हाँ या ना? सर का हाइट स्मॉल है एज कंपैरिजन टू हॉल नंबर 2 के पिलर के कंपैरिजन में। हॉल नंबर 2 का पिलर स्मॉल है एज कंपैरिजन टू हाइट ऑफ द शिक्षा कुंज बिल्डिंग के कंपैरिजन में। समझ गए? और शिक्षा कुंज बिल्डिंग का हाइट आपका स्मॉल है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के हाइट के कंपैरिजन में। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट आपका स्मॉल है एज कंपेयर टू बुर्ज खलीफा, और बुर्ज खलीफा का भी हाइट आपका स्मॉल एज कंपेयर टू माउंट एवरेस्ट। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही ना, जिसको बड़ा कह रहे थे उसी को छोटा कह दिए। हाँ या ना? मैं अभी व्हाइट बोर्ड के पास खड़ा हूँ, सब लोग बोलोगे सर आप रेस्ट में हो, लेकिन लेट दैट हमारे ही पढ़ाई हुए कोई स्टूडेंट मान लो इसरो में काम कर रहा है और इसरो के वो टॉप साइंटिस्ट कमिटी में आता है जो अभी मून पे रिसर्च में गया है, वो वहाँ से टेलीस्कोप लगा के और वो देखेगा कि अभी मेरे एपी सर क्या कर रहे हैं क्लास में, तो वो देखेंगे एपी सर तो मोशन में है, तुम कह रहे हो रेस्ट में है, वो भी अपने अकॉर्डिंग सही है, तुम भी अपने अकॉर्डिंग सही हो। तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चुना है, व्हाइट बोर्ड को चुना है, तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुना है व्हाइट वॉल को चुना है, तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुना है क्लासरूम के सीलिंग को, तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुना है क्लासरूम के पोडियम पे, जहां तुम देख रहे हो कि सर का जो पोजीशन है वो एवरी इंस्टेंट टाइम चेंज नहीं हो रहा है, सर रेस्ट में है। लेकिन जो स्टूडेंट मून पे सर टेलीस्कोप के द्वारा यहाँ देख रहा है वो ये देख रहा है कि सर मोशन में है। सर मोशन में इसलिए है क्योंकि सर अर्थ के सरफेस पे हैं और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बस में बैठा है तो बस मोशन में है, बस में बैठा व्यक्ति रेस्ट में है, लेकिन बाहर खड़ा व्यक्ति जब उस बस में बैठा व्यक्ति को देखता है तो बोलता है वो मोशन में है ड्यू टू द मोशन ऑफ द बस। और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस को लेके उसको ऑक्युपाई कर रहा है, उसको देख रहा है, तो वो मोशन में है। यानी जो बॉडी रेस्ट में है वही बॉडी मोशन में होता है एज कंपैरिजन पे, और वह कंपैरिजन हम किस बेस पे करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो लोकेशन हम लोग जो निकालते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब यहाँ पे लोकेशन मैंने 0,0 नहीं देता तो क्या ये 2,3 होता है? नहीं होता। इसका तो अपना खुद का कुछ ऑन लोकेशन तो है नहीं।
समझ रहे हो मेरी बातों को? तो इसका लोकेशन अभी आपको x, y यानी किसी पॉइंट का मैग्नीट्यूड हो सकता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। पॉइंट का कोई डायरेक्शन होता है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन होता है। एक स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन है, इसका कोई ना कोई एक पॉइंट स्टार्टिंग होगा और कोई ना कोई एक पॉइंट एंड होगा। हाँ, अचानक मैं ये लाइन को मैं ड्रॉ किया हूं, अभी तुम लोग क्लासरूम में नहीं हो, मैं पहले से इस लाइन को अगर ड्रॉ कर दिया और तब मैं एक एक करके स्टूडेंट को इस क्लास में बुलाऊं और उससे पूछूं कि बाबू ये बताओ कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तुम नहीं कह पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इसका डायरेक्शन कुछ मेंशन किया ही नहीं गया है, यहाँ पे कुछ मेंशन है ही नहीं। लेकिन जो बच्चे क्लासरूम में उनके सामने में अगर इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो उनको पता है कि सर ने स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लिया है और फाइनल पॉइंट कौन सा लिया है। तो हमेशा तो मान लो सारे बच्चे तो नहीं रहेंगे किताब में, तो आप हमेशा किताब लिखने वाले के बगल में खड़ा तो नहीं रहोगे, इसीलिए दिया गया है डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट इसको लेते हो, एंडिंग पॉइंट ये लेते हो, तो आप इस पे अगर ये एरो का सिंबल लगा दिए तब कोई स्टूडेंट क्लासरूम में आएगा और मैं उससे पूछूंगा कि बेटा ये लाइन का डायरेक्शन क्या है, तो वो कन्फर्मली कहेगा कि सर स्टार्टिंग पॉइंट ए के है और एंडिंग इसका बी पे है। अगर मैं डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगा दूं तो आप कंफर्मली कह सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका बी है और एंडिंग पॉइंट ए है। समझ गए? तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं कि लाइन के पास डायरेक्शन होते हैं, लाइन के पास डायरेक्शन, लेकिन आपका पॉइंट के पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो अब मैंने जो यहाँ पे लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है, उस लाइन को तो मैं ओ से पी तो कह सकता हूँ ना, इस पे एरो लगा दिया ना, ओ से पी तो मैं कह सकता हूं। अब देखिए इस अब ओ से पी को हम वेक्टर के फॉर्म में जब लिखेंगे, ध्यान देना है, ओ पी वेक्टर, पी वेक्टर नहीं लिख सकते थे, पॉइंट को क्या लिखिएगा, ओपी लाइन है ना, तो ओपी वेक्टर यानी इसका ओ से पी की ओर डायरेक्शन है, ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पी इसका एंडिंग पॉइंट है, या हम पी ओ वेक्टर लिख दें तो पी आपका इनिशियल है और ओ आपका फाइनल है, हाँ या ना, तब एरो का सिंबल आपका अपोजिट हो जाएगा। अब ओपी वेक्टर इक्वल टू, ध्यान देना है आपका यहाँ पे ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, तो इसका लोकेशन है x, y, यानी x डायरेक्शन में, यानी i कैप के डायरेक्शन में x मैग्नीट्यूड और j कैप के डायरेक्शन में y मैग्नीट्यूड अगर आप चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, p मिलेगा। तो OP वेक्टर इक्वल टू, बेटा ध्यान देना है, xi प्लस yj, xi प्लस yj, समझ गए? अब यहीं पे मैं आता हूं डिजिट में, या फिर से मैं एक पॉइंट लेता हूं जिसका 3D कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, z, ये आपका i कैप, ये आपका j कैप, आप o से p को मिला दोगे तो आपका ये OP वेक्टर, और OP वेक्टर को जब आप लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा xi कैप, yj कैप और z k कैप। समझ रहे हो मेरी बातों को? xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप। अब आइए न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लोकेशन मैं 2,3 लिखता हूं और जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है और इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो OP वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j। यहीं पे मैं एक पॉइंट Q लेता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे -4,5 मान लीजिए इसका लोकेशन दिया हुआ है। अब मैं OQ वेक्टर लिखता हूँ तो मैं -4i कैप प्लस 5j कैप, क्योंकि यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड निगेटिव दे रखा है ना x का। मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूँ, मैं कोई R पॉइंट लेता हूँ जहाँ -2, -3 आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और y का। मैं यहाँ पे OR वेक्टर अगर लिखना चाहूँगा तो -2i -3j। इसी तरह से बाबू ध्यान दीजिए, कोई पॉइंट A है जिसका लोकेशन 2, -3, 2, यानी x में पॉजिटिव, y में निगेटिव और z में पॉजिटिव। इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना मैं चाहूँगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 2i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत किन्हीं को? नोट कीजिए।
बढ़े आगे, अभी आएंगे सब टॉपिक पे, अभी तो शुरू भी नहीं किए हैं। बताऊं? अब चलो, अब देखो सर, आपने सब लोग बना लिए ना, क्योंकि मैं अब इसी डायग्राम पे फिर लिखने जा रहा हूं, तो मैंने पहले आपको इसलिए नोट करा दिया कि फिर आपको लिखूंगा तो आप उसको भी लिखेंगे, है ना। चलिए, आपको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर कोई पॉइंट अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमको उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम ओरिजिन का डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, हाँ या ना। तो वेक्टर में सर आपने रिप्रेजेंट तो कर दिया, वेक्टर में आपने रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन क्या वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं उसी के इक्वल आता है या नहीं? पहले हम इसको चेक करेंगे। बाद में वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो अभी एक्स आई प्लस वाई जे में मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, बात करेंगे ना। तो चलो ध्यान दो, सबसे पहले बाबू मैं यहाँ पे बता दूं कि OP का डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम इसका डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो OP इक्वल टू रूट अंडर, सबसे अच्छा फॉर्मूला आपने क्या याद कर रखा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x, y को आप x2, y2 मान लो और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप 0, 0 जानते हैं जिसको x1, y1 मान लो। अरे हाँ या ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आ गया। अब मैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड की बात करूंगा कि वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही देता है। तो वेक्टर में अगर कोई आपको क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे 2i प्लस 3j, या मान लीजिए कि i प्लस जे प्लस के, अगर आपको इस तरह से मिला हुआ है तो इस कंडीशन में उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्या निकालते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर हम लोग निकालते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है उसको फाइंड करने के लिए। अब जैसे मेरा यहाँ पे OP वेक्टर है तो OP वेक्टर का जो मॉडुलस हम लोग निकालेंगे, तो जो मैथ में आप मॉड बोलते हो ना, ये सिंबल में उसी के जैसा है, लेकिन यहाँ इसको मॉडुलस पढ़ेंगे। अगर बोले यहाँ तो प्लस माइनस एक्स पे अगर आप ऐसे घेरते हो तो इसको मॉड पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे जब आप एक वेक्टर को आप इस लाइन से ड्रॉ घेरते हो तो इसको मॉडुलस बोलोगे। तो मॉडुलस ऑफ OP वेक्टर इक्वल टू बोलता है कि सबसे पहले आप स्क्वायर रूट लगाइए और i के साथ जो वैल्यू है, सुन रहे बाबू रे, i के साथ क्या है x का स्क्वायर प्लस j के साथ क्या है y का स्क्वायर। तो चलिए फाइनली आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो लोकेशन दिया हुआ है उससे डिस्टेंस फॉर्मूला और वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में जब मॉडुलस निकालते हैं दोनों का वैल्यू, ये तो थ्योरी आ गया। अब हम थोड़ा आते हैं न्यूमेरिकली। क्या आते हैं? न्यूमेरिकली। यहाँ पे बाबू मैं एक पॉइंट 2,3 ले लेता हूँ, इसको भी पॉइंट का नाम हम लोग P ही दे दिए हैं, और ये आपका I कैप और ये आपका J कैप, और इसका ओरिजिन मैंने यहाँ पे O ले लिया। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि OP वेक्टर इक्वल टू आप यहाँ लिखोगे 2i प्लस 3j, हाँ या ना। हम OP वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो रूट अंडर i के साथ आपका 2 है, j के साथ आपका 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 13 यूनिट इसका वैल्यू आया। अब यूनिट की जगह पे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो दिया हुआ रहेगा। समझ रहे हैं? अब चलिए, अब मैं इसको लोकेशन वाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करता हूं। तो ओरिजिन का तो 0,0 और 2,3 को हम x,2 मान लें, तो आपका रूट अंडर 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 प्लस 9 रूट अंडर 13 यूनिट। अरे दोनों मेथड से क्या सेम आया? हाँ या ना? सर ये तो अभी आपने पॉजिटिव लोकेशन पे बताया, एक आप निगेटिव लोकेशन पे मुझे बता दीजिए। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे इसकी बात मैं कर लूँ OQ वेक्टर का, तो OQ वेक्टर का आपने तो यहाँ लोकेशन वाइज लिख चुका है ना। तो जब मैं OQ वेक्टर का मैं यहाँ लिखना चाहूँगा -4i
प्लस 5j कैप। अरे हाँ या ना, 4i कैप माइनस 4i कैप प्लस 5j कैप। इसका जब मैं मॉडुलस निकालूंगा ओ क्यू का, तो आपको मैंने क्या बताया कि i के साथ जो है उसका स्क्वायर, i के साथ कितना है -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आपका 16 प्लस 25 रूट अंडर 41 यूनिट। अरे हाँ या ना, डिस्टेंस फॉर्मूला ओ क्यू इक्वल टू रूट अंडर क्या बताया मैंने, x2 माइनस x1 यानी -4 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, -4 माइनस 0 -4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर प्लस 16, हाँ या ना। तो आपका यहाँ पे प्लस 16 और प्लस 25 रूट अंडर कितना जी 41 यूनिट। समझ में आया, यानी दोनों का आपका क्या मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही आ रहा है। यानी मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए तरीके अलग निकाले। अब मेरे को पॉइंट रिप्रेजेंट करना था तो मैंने लोकेशन को चुना, मुझे लाइन रिप्रेजेंट करना था मैंने वेक्टर को चुना, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तब भी वही था अब भी वही है। समझ में आया, कोई दिक्कत, नोट करा जाए। चलिए बाबू अब ध्यान दीजिए फिर से। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि मान लीजिए हम लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट में r कोमा थीटा इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक बार में बोल दिया है कि यहाँ पे r cos थीटा कोमा, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, r cos थीटा कोमा r sin थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, फिर से बता देते हैं कि r cos थीटा और r sin थीटा आया कैसे। जो लोग नई क्लास में थे समझ लीजिए इसको। हम लोगों को ये r कोमा थीटा जो रिप्रेजेंटेशन है ये पोलर कोऑर्डिनेट का, इसका मतलब है आपका कि ये एंगल थीटा और O से P का डिस्टेंस r मिला हुआ है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से इस x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, और इसका नाम दे देते हैं m। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x कोमा y और पोलर कोऑर्डिनेट r कोमा थीटा। तो आप इस पॉइंट का आपने पोलर कोऑर्डिनेट में r कोमा थीटा लिख दिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको चाहिए OM और MP। बोले तो OM कोमा ये वैल्यू रहेगा तभी ना। अब आपको निकालना है OM और MP। तो ये ध्यान देना बाबू कि मैं ये ब्लैक मार्कर से जो मैं लिख रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल आपका राइट एंगल है। तो चलो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पहले साइन थीटा इक्वल टू। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो PM या MP बाय OM। अब देखिए थीटा का वैल्यू तो आपको ध्यान दीजिए, आपको थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है, बात नहीं ध्यान देना है यहाँ। देखो साइन थीटा का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू तो आपको मालूम है, तो साइन जितना रहेगा उतना का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। और ये आपका क्या है कि PM बाय OM, तो PM बाय OP, सॉरी PM बाय OP, मैं बार बार OM बोल दे रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वीडियो अगर कोई ऐसे जनरल स्टूडेंट देखेगा तो बोलेगा सर को साइन थीटा का भी वैल्यू पता नहीं। चलो तो क्या PM बाय OP, तो साइन थीटा PM का तो वैल्यू निकालना ही है, OP का वैल्यू आपको कितना दे रखा है। तो देखो तो यहाँ पे PM बोले या MP बोले, ये क्या आ गया, R साइन थीटा आ गया ना। नेक्स्ट cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो OM बाय,
तो cos थीटा इक्वल टू बेस आपका OM, OP आपका R, तो OM इक्वल टू क्या आ गया, R cos थीटा आ गया ना। और आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में OM, MP लिखना है। OM का वैल्यू कितना और MP का वैल्यू कितना लिख दिए, समझे, कोई दिक्कत। तो जब आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, चेहरे से अब तेरी हटती नहीं अखियां, किस माया मोह में पड़े हुए हो। पढ़ लो, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। शायद इतना मेहनत तुम्हारे लिए अभी तक कोई शिक्षक नहीं किए होंगे। मैं इसे 200% दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर किए होते तो तुम्हारा ध्यान फोन पे नहीं जाता। समझ में नहीं आएगा, बाद में पछताओगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब फ़ोन नहीं था तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, आज है तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ेगा किसका, तुम्हारा। अभी पढ़ा रहे हैं, तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में तुमको न्यूमेरिकल तुमको बनाना है। तुमसे जब न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा, एक चैप्टर के नहीं बनेंगे, 2 के नहीं बनेंगे, हमसे तुम 10 क्वेश्चन पूछोगे, 25 पूछोगे, बता देंगे। लेकिन 25 क्वेश्चन से ही तो फिजिक्स खत्म नहीं ना होगा। जब बाद में तुम्हें बनाने का समय आएगा, जब तुम नहीं बनाओगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम ये मान लोगे कि मेरे से फिजिक्स होने वाला नहीं। ये सब मतलब क्या कहा जाए कि ये कल ही तो बोले थे ना, कल तो बताए थे तुम लोगों को हम फ़ोन करेंगे। ये फ़ोन उन स्टूडेंट को बर्बाद करने के लिए सेट आया है। तब अभी वेक्टर बता रहे हैं ना। क्या नाम है तुम्हारा, क्या, नीतीश। कहाँ से पास किए हो 10th? वहीं साधना देवी में ही पढ़ता था या किसी और स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से फॉर्म फिलअप किया? कहाँ पढ़ते थे, किस बैच में हो? प्रेरणा में हो या संकल्प में? प्रेरणा में हो। क्या है, मैथ है या बायो? मैथ्स है। बैठो। चलो देखो यहाँ, तो पोलर कोऑर्डिनेट अगर आपको r, थीटा दिया हुआ रहेगा, तो वेक्टर में लिखने के लिए पहले आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने होंगे। तो r cos थीटा, r sin थीटा। अब वेरी सिंपल, अब OP वेक्टर इक्वल टू जब लिखेंगे तो r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप लिख दिए। अब हम लोग चेक भी कर लेते हैं इसका मॉडुलस निकाल के कि क्या ये r के इक्वल है या। तो जब हम लोग OP वेक्टर को जब मॉडुलस लेंगे तो रूट अंडर, मैंने क्या बताया था कि i के साथ तो आपका r cos थीटा का स्क्वायर, फिर आपका r sin थीटा का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन ले लिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, r स्क्वायर इक्वल टू आ गया। यहाँ पे आपको r, थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, आप निकाल लिए, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अरे समझ में आया, बन गया। अब देखो यहाँ, रुको। अब मान लो तुमको पोलर कोऑर्डिनेट में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का 2,45 डिग्री,
अब 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 2 मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर जो भी उसका यूनिट दिया हुआ रहेगा, वो जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वहाँ पे हम इसको कंसीडर करके चलेंगे। तो आपका 2,45 डिग्री जब होगा तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो r cos थीटा ना, तो 2 cos 45 कॉमा 2 साइन लिखोगे, देखो ना यहाँ r कोमा थीटा था तो r cos थीटा कोमा r साइन थीटा लिखे ना, तो r का वैल्यू यहाँ पे कितना है और थीटा का वैल्यू, ये आपका थीटा का वैल्यू है 45 और r का वैल्यू है 2। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे मैंने, r cos थीटा तो 2 cos 45 कोमा r साइन थीटा तो 2 साइन 45। और मैंने r cos थीटा और r साइन थीटा कैसे लिखा मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया ना। अब चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं इसको वेक्टर में लिखता हूँ। अगर ये आपका P पॉइंट है तो OP वेक्टर इक्वल टू 2 cos 45 डिग्री i कैप और 2 साइन 45 डिग्री j कैप। देखिए तो 2/√2 i कैप फिर 2/√2 j कैप, क्योंकि साइन 45 और cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 2 × 1/√2 तो 2/√2। फिर यहाँ देखिए, अब इसको कैंसिल कर दें, ये आपका √2 ये भी कैंसिल करेंगे, यानी फाइनली √2 i कैप √2। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे ना, तो जब मॉडुलस निकालेंगे तो √2 का स्क्वायर फिर प्लस, इसमें i और j का यूज नहीं करेंगे, i के साथ जो है इसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो है इसका स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 फिर √2 का स्क्वायर 2 ये 4 और यहाँ पे 2 यूनिट जो आपका वैल्यू है। आया समझ में, आ गया, आया ना। तो चलो अब हम लोगों का क्वेश्चन है find the modulus of the following। फर्स्ट में देखो तो P वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j, दूसरा Q वेक्टर इक्वल टू -i माइनस j, और तीसरा आपका R वेक्टर इक्वल टू मैं ले लेता हूँ i माइनस j प्लस k कैप। चलिए तो नोट कीजिए पहले, उसके बाद क्या बोला, क्या बोल रहे हो? इसको कैसे काट दिए? मेरा मन क्या, हम काट दिए, तुम रोक दोगे? हाँ मेरा मन क्या, हम काट दिए। √2 × √2 इक्वल टू 2 होता है, तो √2 से जब डिवाइड करेंगे 2 को तो √2 आएगा। समझा? अब सीखो न, और सीखो। 2/√2 तुम एक प्रमेयकरण पढ़ के आया है, प्रमेयकरण का नाम सुना है? क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर में क्या लिखोगे 2√2 और √2 गुना √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा? हम वही तो किए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको P का क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 + 9 यूनिट्स ने, सिर्फ यूनिट। दूसरा Q का मॉडुलस देखिए, तो Q इक्वल टू क्या है, -i माइनस j, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1, यहाँ माइनस मत लगाइएगा, समझ रहे हो ना। तो चलो 1 + 1 अब चलिए 1 का स्क्वायर j के साथ क्या है -1, k के साथ क्या है
समझ में आया? कोई दिक्कत? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी समझ में आ गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी समझ में आ गया। अब चलो मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए ना, तो नोट करो इसको। अब बताते हैं इसका डायरेक्शन। समझ गया? अब जो तुम्हारा यहाँ ध्यान दो कि ये जो तुम्हारा एक्स वाई और जेड आई जे के में है, कोऑर्डिनेट निकालोगे 1, -1, 1 होगा। कोई दिक्कत? अब चलो यहाँ पे इसका हम लोग निकालते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालना है ना, तो 1 -1 हाँ या ना, 1 + 1 + 1। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। अब मिटाऊं ना, नोट भी करोगे? क्या कुछ पूछना है? बोलो। वो उसका भी जब तक ये तार लेके घूमेंगे ना, किसी दिन गिर सकते हैं। हाँ वो हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, हो रहा है। पहले पैनल आएगा ना मैक्स हब का, वो डिजिटल पैनल ही लगवा रहे हैं ऊपर में, उसी में सारा फिजिक्स का क्लास एक ही जगह चलेगा। हाँ कभी नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। मान लो वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। मैग्नीट्यूड से उसमें डिवाइड कर दो तो मैग्नीट्यूड कट के क्या बचेगा, लेकिन डायरेक्शन तो रहेगा ना। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं और उसी को यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। समझ रहा है ना? तो यूनिट वेक्टर कि द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, द वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज, द वेक्टर क्वांटिटी हुज magnitude, the vector quantity whose magnitude is unit or 1, unit or 1, बस इतना ही। the vector quantity whose magnitude is 1 or unit known as unit vector। तो ऑलरेडी उसी का डिफिनीशन लिख रहे हैं, तो known as क्या वही होगा ना। अब चलो अब लिखना है इफ अ, इसी में मतलब लाइन छोड़ के, इफ अ वेक्टर क्वांटिटी, इफ अ वेक्टर क्वांटिटी a vector, if a vector quantity a vector whose magnitude is 1, if a vector quantity a vector whose magnitude is 1, whose magnitude is 1, then it can be represented as, या then it is represented by, then it is represented by, then it is represented by a cap, और इसको पढ़ेंगे a cap, ब्रैकेट में लिख लेना a cap। आई कैप बोले ना तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, जे कैप बोले ना उसका मैग्नीट्यूड 1 है, के कैप बोले ना उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ए कैप बोले तो मैग्नीट्यूड बी कैप बोले तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो हो, लेकिन मैग्नीट्यूड सी कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप का मैग्नीट्यूड, जेड कैप का मैग्नीट्यूड, एनी वन वेक्टर्स पावर अगर कैप यानी उसके ऊपर में कैप लगाया तो उसका मैग्नीट्यूड वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। समझे? अब चलिए यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करेंगे, तो चलिए ए कैप इक्वल टू, आपको अगर इसको फाइंड करना होगा ध्यान देना है, ए कैप इक्वल टू तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए का मॉडुलस। यहाँ पे लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अगर आपको निकालना होगा, यानी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे पहले क्या लिखोगे आप, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय क्या, मॉडुलस ऑफ
समझ में आया? ना बोल रहे हो बबुआ। अब मान लो आपको यहाँ से बी कैप निकालना है, तो क्या करोगे? बी वेक्टर में उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे, हाँ या ना? सी कैप निकालना है, सी वेक्टर के सी के मॉडुलस, अगर सी वेक्टर है और उसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है सी कैप, तो वेक्टर में हम उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। अब चलो क्वेश्चन, मान लो तुमको ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे। अभी हम लोग आई और जे करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग आई जे के को भी कंसीडर कर लेंगे। तो अभी जो आपको ए वेक्टर मिला हुआ है ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ए वेक्टर, पहले मैं थ्योरी बताता हूँ, क्यों मैं न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट जाऊँ। मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, इफ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, मान ली लोकेशन होगा एक्स को वाई, तो हमने ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, इसका यूनिट वेक्टर हम लोगों को निकालना है। देन ए कैप इक्वल टू क्या पढ़ाए हैं अभी हम, तो ए वेक्टर इक्वल टू तो एक्स आई प्लस वाई जे। अब ए का मॉडुलस क्या लगाओगे? रूट अंडर आई के साथ क्या है और जे के साथ। अब इसको सेपरेट करके तुम लिखोगे, इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, फिर एक्स सॉरी वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, हाँ या ना? ऐसे लिख सकते हो, हाँ या ना? ये ए कैप आ गया। सर आपने पढ़ाया अभी कि द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अगर आप ए कैप को वेक्टर यूनिट वेक्टर कह रहे हो, ए कैप को अगर आप यूनिट वेक्टर कह रहे हो, तो ए कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। इसको चेक कर लें, तो चाहे वो यूनिट वेक्टर हो चाहे वो वेक्टर हो, सब का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसका मॉडुलस निकालते हैं। तो हम यहाँ पे ए कैप का बाबू रे मॉडुलस निकालेंगे, रूट अंडर एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, फिर वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर, अब देखो एक्स स्क्वायर बाय, अब यहाँ से तो रूट हट जाएगा ना, अरे नहीं बोला, रूट हट जाएगा ना। अब क्या बाद में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट के 1 हुआ, रूट अंडर 1 इक्वल टू 1 होगा, यानी ए कैप का मॉडुलस 1 है। इट मीन्स कि ए कैप इज समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो यहीं पे बात करते हैं अब। इफ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना? मान लेते हैं कि एक पॉइंट का हमारा 3D लोकेशन दिया हुआ है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो हम उस लाइन को अगर मान लीजिए रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हाँ है ना, या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसका मान लीजिए कि हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है? वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मॉडुलस, और इसका जब मॉडुलस निकालोगे तो आई के साथ क्या है? जे के साथ आ जाएगा, सेपरेट करके लिख लोगे। ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है, डायरेक्शन जो वेक्टर का है वही रहता है, डायरेक्शन में कोई छेड़छाड़। समझ में आया रे बाबू सब? चलो नोट करब। अब मान लो कि कोई वेक्टर, ध्यान से सुनना है। अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि अब ए वेक्टर इक्वल टू बात करते हैं 2i प्लस 3j, इसका हमको निकालना है ए कैप। तो वेक्टर ए
बाय मॉडुलस ऑफ ए। वेक्टर ए आपका 2i प्लस, और ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2i प्लस 3j कैप और रूट अंडर देखिए 4 प्लस 9 रूट अंडर 13। यहाँ आ जाएगा, सेपरेट करके जब लिखेंगे तो 2 बाय रूट अंडर 13 आई कैप प्लस 3 बाय रूट अंडर 13 जे कैप। ये जो आपका वैल्यू आ गया वो ए कैप का आ गया। किसका आ गया? अब ये ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं, वो हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ध्यान देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए कैप का मॉडुलस निकालेंगे, तो रूट अंडर क्या 2 बाय रूट अंडर 13 का स्क्वायर और प्लस 3 बाय रूट अंडर 13 का स्क्वायर। कुछ है इसमें, 4 बाय 13 प्लस 9 बाय 13 एलसीएम ले लेंगे, 4 प्लस 9, हाँ है ना, 4 प्लस रूट अंडर 13 बाय 13, 1 आ गया। यानी ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर। समझ गए? तो आज हम लोगों का लेक्चर यहीं पे एंड होता है।